हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या टेक्निक है, इसके अंदर हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं और क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के होते हुए। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट या डार्क फील्ड नाम से क्या बताता है। चलिए तो फटाफट से हम शुरू करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ये जो वर्ड है ये बेसिकली यहाँ पर जो है ये डार्क फील्ड वर्ड हमें ये बताता है कि जब भी हमारे पास कोई स्लाइड होती है, जैसे हमारे पास ये कोई स्लाइड है, तो इसके आसपास जो हमने स्पेसिमेन रखा है, हमें वो छोड़ के बाकी पूरी स्लाइड कैसी दिखती है? डार्क दिखती है। यानी कि हमने पूरा बैकग्राउंड कैसा बना दिया है? डार्क बना दिया है। ठीक है, ये देखिए हमने ये पूरा डार्क बना दिया। तो जब हम बैकग्राउंड डार्क बना देते हैं तो हमें जो कंट्रास्ट कोई भी स्पेसिमेन है या कंट्रास्ट चीज है वो ब्राइटर वे में दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या है कि हम यहाँ पर बैकग्राउंड को डार्क बना रहे हैं और स्पेसिमेन को ब्राइटर बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है कि जैसे आप किसी जगह जाएं और सबने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है और केवल आपने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, तो वो वहां पर क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो वही केस हमने यहाँ पर या वही फिनोमेना, कंट्रास्ट फिनोमेना हमने यहाँ डेवलप करने की कोशिश की। ठीक है, इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर रे पैटर्न को डेवलप किया जाता है और ये रे पैटर्न डेवलप किया जाता है एक ओपेक डिस्क की वजह से। ओपेक डिस्क हम कंडेंसर लेंस के नीचे यूज करते हैं। कंडेंसर लेंस होता है हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जो कंडेंसर के नीचे हम एक ओपेक फिल्टर लगा देते हैं। ओपेक फिल्टर ये इस तरीके की डिस्क होती है जिसके अंदर, जिसे हम एन्युलर फिल्टर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एन्युलर फिल्टर है, इसके अंदर जो यहाँ पर लाइट है, वो लाइट यहाँ से तो क्रॉस होती है, लेकिन यहाँ से जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उस ये जो ओपेक जगह है इससे क्रॉस नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न डेवलप करने का जो तरीका है वो किसकी हेल्प से किया जाता है? वो किया जाता है हमारे ओपेक डिस्क की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल हम देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल किस तरीके से जो है ये कैसे किस तरीके के प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है इसमें ये कंट्रास्ट क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग फील्ड के बारे में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जो है ब्राइटर साइड पे रखा जाता है और हमारा जो सराउंडिंग फील्ड है उसको डार्कर साइड पे रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि उसको काले कपड़े पहना दिए या इसको सफेद कपड़े पहना दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो उसको हम कैसे उसको डार्क बनाते हैं और कैसा हम ब्राइट बनाते हैं वो चीज हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव और आई लेंस है वो यूज किया जाता है डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। द ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आपका जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसके अंदर आप सेम वही ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस वही यूज करते हैं जो कि आप ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। सिर्फ यहाँ पर फर्क ये है कि जो है वो जैसे आप सेम लाइट माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, सिर्फ यहाँ पर फर्क ये है कि एक स्पेशल कंडेंसर जो यूज किया जाता है, यानी कि कंडेंसर विद एनुलर फिल्टर इसमें यूज किया जाता है, जो कि विच प्रिवेंट द लाइट ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम डायरेक्टली इल्यूमिनेटिंग द स्पेसिमेन। यानी कि यहाँ पर जो एनुलर फिल्टर है वो एक पर्टिकुलर पाथ पे ही लाइट को आने देता है। कंडेंसर उस लाइट को फिर इकट्ठा करते हुए, जो स्कैटर्ड लाइट है उसको इकट्ठा करते हुए वो फाइनली किस पे गिराता है? स्पेसिमेन पे गिराता है। लेकिन जो लाइट है वो बाकी लाइट जो है वो एक इसमें स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ओनली ऑब्लिक scattered light reaches the specimen and passes onto the lens, causing the object to appear bright against a dark background। यानी कि यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो एन्युलर फिल्टर है, एन्युलर फिल्टर यहाँ पर स्पेसिफिक वे की लाइट को ही आने देता है। स्पेसिफिक वे यहाँ पर उतनी जगह की लाइट को आने देगा। जो आपका कंडेंसर है वो उसको क्या करेगा? उसको कंडेंस करता हुआ स्पेसिमेन तक ले जाएगा।
स्पेसिमेन यहाँ पर उस लाइट को बिखेरेगा यानी स्कैटर्ड करेगा। अब जब लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे गिरती है हमें वो इल्यूमिनेट दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट वहीं से ही रिफ्लेक्ट हुई है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता क्यों है, क्योंकि जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सेम उसी तरीके से जब लाइट सिर्फ स्पेसिमेन पे गिरी है तो स्पेसिमेन ने ही उसको रिफ्लेक्ट किया है, और स्पेसिमेन ने उसको रिफ्लेक्ट किया है और ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई ये हमारी आईज को दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो किस फॉर्म में दिखाई देगा? वो हमें इल्यूमिनेटिंग फॉर्म में दिखाई देगा। वर्किंग के अंदर हम ये देखें कि वर्किंग में बेसिकली इसके अंदर कैसा होता है वो हम बात कर लेते हैं। वर्किंग के अंदर यहाँ पर जो पाथ है लाइट का, देखिए हम इसको पूरे दोबारा से रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्किंग है ये कैसे हो रही है। कि जो लाइट है, लाइट यहाँ से चली है ना, लाइट यहाँ से चल रही है। अब ये एक ओपेक डिस्क से क्रॉस हो रही है। ओपेक डिस्क हमने बताया कि जो है, अगर आपने छोटी क्लासेस में 3 तरीके के ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और आपका कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो 3 तरीके के जो ऑब्जेक्ट हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट और आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम जो डिस्क यूज कर रहे हैं वो ओपेक डिस्क यूज कर रहे हैं। अब इस ओपेक डिस्क में से यहाँ से जो है रेज गई, ये रेज जाके फाइनली कंडेंसर ने इसको कहाँ जाके कंडेंस की, कंडेंस मतलब मिलाई, इनको स्पेसिमेन पे मिलाई और स्पेसिमेन ने इनको फाइनली ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचाता है। ये इसने ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचा दी और फाइनली ऑब्जेक्टिव लेंस ने इनको यहाँ पर जो आई पीस है, आई पीस तक पहुंचाया और फाइनली आईज ने इनको देखा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज है कि ये जो ओपेक डिस्क है, ये ओपेक डिस्क एक पर्टिकुलर साइड में ही लाइट को ट्रेवल करने दे रही है और कंडेंसर उसको फाइनली स्पेसिमेन पे जाके कंडेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा स्पेसिमेन है, ये जो कंडेंसर है उसको स्पेसिमेन पे करता है और स्पेसिमेन पे जब उसको टारगेट करता है तो बाकी जगह कैसी दिखाई देती है हमको? वो डार्क दिखाई देती है। तो देखिए हम इसका वर्किंग पढ़ लेते हैं। द पाथ ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली इन सच ए वे दैट इट पास थ्रू ए आउटर एज ऑफ द कंडेंसर at a wedge angle and strike the sample at an oblique angle, and the light scattered by the sample reaches the objective lens for visualization. All other light that passes through the specimen will miss the objective. ठीक है, और जो अदर जो लाइट रेजेस हैं वो जो कि स्पेसिमेन से पास नहीं हो रही हैं, वो फाइनली यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो स्कैटर्ड लाइट है उनको मिस कर देता है और उनको आइस तक यानी कि ये आपका ऑक्यूलर लेंस तक नहीं पहुंचाता है। ऑक्यूलर लेंस तक नहीं पहुंचाएगा तो वो आइस तक भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, समझ में आया इसका वर्किंग कि यहाँ पर हमने लाइट यूज की है, फिर ओपेक डिस्क है, ओपेक डिस्क से लाइट रेस पर्टिकुलर जगह गई है, जैसे कंडेंसर लेंस ने कंडेंस करते हुए स्पेसिमेन पे गिराया है और हमारे पास जो लाइट है वो केवल स्पेसिमेन पे गिरी है। तो स्पेसिमेन ही हमें एल्यूमिनेशन में दिखेगा, मतलब कि हमें ये कह सकते हैं हमें चमकदार दिखेगा, अदरवाइज बाकी बैकग्राउंड हमें कैसा दिखेगा? बाकी बैकग्राउंड हमें काला दिखेगा, यानी कि वहां पर हमें अब दूसरी चीजें डार्क दिखेंगी। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो हम करते हैं, इसका एप्लीकेशन बेसिकली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किया जाता है, जो कि जनरल लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देखे जा सकते, या ऐसी चीजें जिनको हम स्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेन नहीं कर सकते क्योंकि स्टेनिंग से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डायग्नोस्टिक कॉजेटिव एजेंट जो हैं, जैसे सिफिलिस के बैक्टीरिया, ट्राइकोनिमा पैलिडियम को देखने के लिए, इसके अलावा ब्लड सेल्स को देखने के लिए, बैक्टीरियाज, एल्गी को देखने के लिए, इसके अलावा जो मेटल के अंदर कोई क्रैक आ गया है, बहुत माइन्यूट सा क्रैक अगर आ गया है तो उसको देखने के लिए भी हम इसको जो है करते हैं। डायमंड की कटिंग सही हुई है या नहीं हुई है, कोई प्रीशियस स्टोन है वो ढंग से उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सही बना है या नहीं बना है, उनको हम देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रिम्प्स और इनवर्टिब्रेट्स को देखने के लिए भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमको इसको स्टेन नहीं करना पड़ता, जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है तो हम देख लेते हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट जो है वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारे मराइन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, कई सारे मिनरल्स, क्रिस्टल्स, पॉलीमर्स को देखने के लिए भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइव बैक्टीरियाज है उनको देखने के लिए भी हम कर सकते हैं।
बैक्टीरियाज या किसी भी स्पेसिमेन की आउटलाइन को देखने के लिए, ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमने कहा है कि डायरेक्ट लाइट कहाँ गिर रही है, सिर्फ स्पेसिमेन पे गिर रही है। अगर डायरेक्ट लाइट सिर्फ स्पेसिमेन पे गिर रही है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये कह सकते हैं कि हमें, जैसे बैक्टीरियल की कॉलोनीज है, हमारी जो बैक्टीरियल की कॉलोनीज होती है वो बहुत स्पेसिफाई होती हैं। जैसे कोई इस तरीके के फ्लोरल शेप की होती है, कोई कॉन्वेक्स होती है, कोई कॉनकेव होती है, कोई ऐसे स्पाइक्स लिए हुए रहती हैं। तो उनकी एजेस हमें यहाँ पर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर। इसके अलावा जो लिमिटेशंस हैं, बेसिकली लिमिटेशंस के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सैंपल है इसमें कई बार लाइट हमने देखा है कि सैंपल पे ही गिर रही है, बाकी बैकग्राउंड पे नहीं गिर रही है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो बैकग्राउंड से लाइट ना नहीं गिरती, तो सैंपल ओवर इल्यूमिनेटेड हो जाता है और कई बार वो डैमेज भी हो जाता है ओवर लाइट एक्सपोजर की वजह से। कई बार ये जो हमने कहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कि स्पेसिमेन है, वो इसको उसी को एल्यूमिनेट कर रहा है, लेकिन अगर उसके आसपास डस्ट पार्टिकल भी मौजूद हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें फॉल्स रिजल्ट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल उस लाइट को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उस लाइट को स्कैटरिंग में असिस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सैंपल प्रिपरेशन है बहुत थिन होना चाहिए, क्योंकि जो डेंस प्रिपरेशन होती है वो डार्क फील्ड की प्रॉपर इमेज नहीं देती है। क्यों? क्योंकि डेंस फील्ड के अंदर, यानी डेंस अगर कोई प्रिपरेशन है या कोई स्पेसिमेन है या बहुत थिक कट गया है, तो वहां पर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ना कि वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिमेन है जिसमें ऑयल या वाटर है, तो उसके अंदर जो बबल्स हैं, एयर बबल्स हैं, वो उनको एयर बबल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें फॉल्स रिजल्ट जनरेट करते हैं। इसके अलावा जो बबल्स हैं वो कहीं ना कहीं इमेज को प्रॉपर तरीके से आने नहीं देते, और हमें जो इमेज मिल रही है वो या तो डिस्टॉर्टेड मिलेगी या डिग्रेडेड मिलेगी, मतलब हमारे रिजल्ट्स को वो खराब करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हमने ये समझा है कि इसमें स्पेसिफिक एनुलर फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, और इसमें जो कंडेंसर है उन फिल्टर्स की जो लाइट को स्पेसिफिन पे जाके कंडेंस करता है और उन्हें जो है वो हमारे सराउंडिंग को ब्लैक कर देता है, और केवल स्पेसिमेन को ही जो है क्या करता है, स्पेसिमेन को ही हमारा ब्राइटर साइड पे रखता है। तो ये जो कंट्रास्ट है ये क्रिएट करने की वजह से कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा सा दिखाई देता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज मुझसे छूट रही है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके मुझे बता भी सकते हैं। इट इज गुड फॉर मी। ठीक है। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू।